नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर हम लोगों से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी खुशनसीबी होती है कि हम कुछ ऐसे अफराद से भी गुफ्तगू करते हैं कि जिसकी गुफ्तगू न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आप तमाम नाज़रीन के लिए भी मुफीद होती है। इस वक्त हम इरा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और इराज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अली जनाब प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। इराज यूनिवर्सिटी के तश्कील से पहले इराज मेडिकल कॉलेज ने जिस तरीके से नुमाया अंजाम दिया है, उसमें खुसूसन मेडिकल की उन फैसिलिटीज़ की अगर हम तज़किरा करें तो उन तमाम लोगों तक मेडिकल की यानी हेल्थ सिस्टम को लेकर उन गुरबा, उन तमाम लोगों को जहाँ पर बड़ी मुश्किलात होती थी, उनके लिए भी काम किया गया। तो आज हम इसी मौजू को फिर डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हम इस बार कुछ अलग कोर्सेज़ के भी बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले सर का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशामदीद। और ख़ास तौर से कि आज हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि आज हम ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में और इन तमाम चीज़ों को हम शूट कर रहे हैं। पहला सवाल सर ये है कि इराज यूनिवर्सिटी की जो तश्कील हुई, जिस तरीके से इसको बनाया गया, इसमें अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसको आप तमाम नाज़रीन के सामने पेश करेंगे? नहीं, जैसा आपने सही फरमाया कि इरा यूनिवर्सिटी से पहले हमारा इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लगभग 23 साल से काम कर रहा है, और जिसमें करीब 150 MBBS और 115 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हैं। हर ही ब्रांच के अंदर है, 19 ब्रांचेस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते हैं। उसके साथ में फिर हमारा 2016 में यूनिवर्सिटी बनी बाई एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर से, और जब से फिर हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो काम कर रही है। और इस कोशिश हम लोगों की ये थी कि ज़्यादातर कोर्सेज जो हम लोग स्टार्ट करें वो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हमारा न्यूक्लियस था, तो मेडिकल से रिलेटेड हो और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हो बेसिकली। तो हमारे पास इरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसमें नर्सिंग में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग और PhD नर्सिंग के भी कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। और साथ में हमारे पास पैरामेडिकल का कॉलेज है, जिसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, जैसे OT टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है। ये 2-2 साल के स्टेट यूपी गवर्नमेंट से हमारी परमिटेड कोर्सेज चलते हैं। इसके साथ में फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ और बढ़ाया जाए, तो फार्मेसी हम लोगों ने शुरू किया। तो फार्मेसी में हमारे पास डिप्लोमा फार्मेसी है, फिर B फार्मा है, M फार्मा है, PhD फार्मेसी है। तो ये फार्मेसी में चल रहे हैं कोर्सेज़। साथ में फिर हमारी साइंस फैकल्टी आई, जिसमें भी हम लोगों ने कोशिश ये की कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, बड़ा अच्छी ब्रांच है। तो इसमें हम लोगों ने बैचलर्स के और मास्टर्स के और PhD कोर्सेज स्टार्ट किए। साथ में एक अब नई एजुकेशन पॉलिसी में उसको तरजीह भी दी जा रही है, मगर हम लोगों ने उससे पहले, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले हम लोगों ने एक लिबरल एजुकेशन में बैचलर्स का स्टार्ट किया। और लिबरल एजुकेशन में ये होता है कि बच्चों को ये रहता है कि उनको चॉइसेस रहते हैं कि वो अपने साइंस की स्ट्रीम से भी और आर्ट ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और जिसमें भी वो स्पेशलाइज करेंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, उसकी उनको चाहे BSc की चाहे BA की डिग्री उनको मिल जाती है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, उसमें इसको तरजीह देने की बात है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए कोर्सेज़ में। तो वो हमारे पास जो है अब लिबरल एजुकेशन में भी BA और BSc के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। साथ में हमारे पास फिर अलाइड हेल्थ साइंसेस का है, जिसमें फिजियोथेरेपी का है और रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का है, RIT का है, जिसमें कि MRI टेक्नीशियंस हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हैं, CT टेक्नीशियंस हैं, और साथ में उसमें बैचलर्स के कोर्सेज भी चल रहे हैं, और जिसमें जॉब्स बड़ी जल्दी मिल जाती हैं जी। उसके अलावा फिर हमारे पास ऑप्टोमेट्री का भी है, जिसमें आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें डिप्लोमा भी है और बैचलर्स का कोर्स भी है। मास्टर्स हम लोग अगले साल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो बेसिकली मेडिकल और अलाइड के हैं, जिसमें जो बच्चे इसको करेंगे उनको जॉब इमीडिएट मिल जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी, जैसे नर्सेस की करीब लगभग 60,000 पोस्टें गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही खाली हैं। तो अगर जो लोग स्पेशली लड़कियां जो करती हैं तो उनको इमीडिएटली गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है, अगर वो BSc नर्सिंग कर लें या MSc नर्सिंग कर लें। बहुत डिमांड है इस वक्त उसकी। इसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत डिमांड है, और
टेक्निकल मैन पावर की डिमांड है, चाहे टेक्नीशियंस हों। फार्मासिस्ट का वो अपना सेल्फ जनरेटिंग भी रहता है और प्लस साथ में गवर्नमेंट में भी काफ़ी निकलती रहती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी निकलती रहती हैं। साथ में हम लोगों ने एक प्लेसमेंट सेल बना रखा है जो बच्चों को गाइड करता है और जॉब्स के लिए। जैसे आज ही आप आए तो कई प्राइवेट फर्म्स वाले हमारे यहाँ आए हुए थे, जिसमें नर्सेस का रिक्रूटमेंट है, जो हमारे फूड न्यूट्रिशन के बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको जॉब्स ऑफ़र की जा रही हैं। तो हमारा प्लेसमेंट सेल भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस वक्त, जिसमें बच्चों को मेडिकल के बच्चे जो चाहे ग्रेजुएशन करें पोस्ट ग्रेजुएशन करें उनको तो जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। बट ये कि उनके लिए भी हम लोगों ने कर रखा है, फार्मेसी वालों के लिए भी कर रखा है, नर्सिंग के लिए भी कर रखा है और बाकी ब्रांचेस भी जो हैं उस पर हम लोगों ने कर रखा है, ताकि प्लेसमेंट सेल का भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। और वो लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, फर्म्स आती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग प्रमोट करते हैं कि बच्चों को जॉब मिल जाए। चलिए सर, नाज़रीन आपने सुना, शायद तफसील से इस बारे में सर ने हमें बताया, लेकिन कुछ सवालात हैं जिनको सर के सामने रखते हैं। सर, क्योंकि अगर हम बात करें आज ये फार्मेसी के बारे में बहुत तफसील से आपने बताया, लेकिन एक कोर्स है बहुत डी फार्म, तो इस कोर्स की अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रखते मद्देनज़र रखकर या पीसीआई के अकॉर्डिंग इस कोर्स की क्या अहमियत है और किस तरह से इसको आगे कुछ लोग चला रहे हैं? डी फार्मा नहीं, हम लोगों ने भी डी फार्मा, हमारे पास भी कोर्स है ये डी फार्मा का, फॉर्म डी करके। अच्छा, फॉर्म डी का अभी वो स्टार्ट करने की बात चल रही है। हम लोगों ने भी उसके लिए कमेटी बना रखी है जो फॉर्म डी का करने के लिए डॉक्टरेट इन फार्मेसी कहते हैं, और वो बाहर पहले काफ़ी था, हिंदुस्तान में अभी स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने इसको इसकी यानी कि क्या वायबिलिटी और फिजिबिलिटी है, इसके लिए हमने हमारे जो डायरेक्टर और डीन हैं डॉक्टर फ्लोरा, वो नाइपर रायबरेली में और नाइपर मोहाली में डायरेक्टर रह चुके हैं जी। तो उनके अंडर में एक कमेटी बनाई है, इसको देख रहे हैं, और अगर इसका पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम लोग भी इसको स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। मगर क्या कहते हैं, डी फार्मा की बात जो है, डिप्लोमा फार्मेसी की जहाँ तक बात है, उसमें भी ये है कि पहले ये होता था कि डी फार्मा करके बच्चे बैठ जाया करते थे और अपना शॉप में अपना लाइसेंस दे दिया या मेडिकल शॉप खोल ली या गवर्नमेंट में कहीं जॉब मिल गई। मगर अब उसके लिए भी गवर्नमेंट ने तरजीह दी है कि 10% सीट बी फार्मा की जो है वो डी फार्मा के लिए लेटरल एंट्री के लिए कर दी है। और इस बार से हम लोगों ने उसके लिए भी परमिशन, अभी हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें हमने परमिट किया है कि जो डी फार्मा बच्चे किए हुए हैं उनको सेकेंड ईयर में हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, ताकि वो 3 साल का कोर्स करके फिर बी फार्मा हो जाएंगे वो। ये तो बहुत अच्छा है। ये नया अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसी साल। अभी चंद रोज़ पहले हमारी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें हमने इसको अप्रूव किया है। चलिए सर अब की बात कर रहे हैं हम लिबरल एजुकेशन के बारे में, बहुत अहम कोर्स है और इसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पढ़ी हैं मैंने उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैं देखिए, लिबरल एजुकेशन में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, लैंग्वेजेस से लेके साइंस से लेके ह्यूमैनिटीज़ से लेके इंग्लिश है, उसमें इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी है, फूड न्यूट्रिशन है, बहुत मल्टीपल फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मल्टीपल ब्रांचेस दे रखे, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है। तो बच्चों को ये रहता है कि उनको कुछ मेजर्स और माइनर्स हर सेमेस्टर में लेने होते हैं जी। और वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो चेंज कर सकते हैं अपना, कि इस सेमेस्टर में फर्स्ट के 2 सेमेस्टर में उन्होंने कॉमर्स ले लिया और साथ में उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया, साथ में उन्होंने माइनर्स में उन्होंने फर्स्ट किया एनवायरमेंट साइंस ले लिया, अगले सेमेस्टर में वो चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लिबरल एजुकेशन में रहती है कि वो बच्चे को जैसा इंटरेस्ट जनरेट हो, जैसा उसका प्रोग्रेस हो, उसके हिसाब से बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है कि हमें फ़र्ज़ किया कि उसने सोच के आया कि मुझे आर्ट्स करना है, मगर इंटरेस्ट उसको कॉमर्स में आ गया तो वो कॉमर्स में क्वालिफाई कर सकता है, या कंप्यूटर साइंस में आ गया तो वो कंप्यूटर साइंस में जा सकता है, या उसको फर्स्ट किया साइंस में आ गया, वो फिजिक्स में करना चाहता है तो फिजिक्स में उसने अपने को ग्रेजुएशन कर लिया। तो बच्चे को चॉइसेस रहती हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में स्विच ओवर कर सके। चलिए, ये सर बहुत अच्छा है। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे इन तमाम सब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम इंतखाब के ज़रिए आप तक पहुंचाने की। इराज यूनिवर्सिटी जो हमें सपोर्ट करती है, हम तहे दिल से सर के बेहद शुक्रगुजार हैं, ममनून हैं। चलिए बढ़ते कुछ और सवालों की तरफ सर, क्योंकि अब इरा
को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से अगर रिलेटेड अगर बात करें तो चंद दिन पहले आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं। आयुष्मान भारत जो भारत सरकार की एक बहुत अहम पॉलिसी है, ख़ासतौर से हेल्थ सेक्टर को लेके और उन लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, इसको कैसे इस तरह से रन करने के लिए सबसे पहले मुबारकबाद। और कैसे आप चाहते हैं कि इसमें और डेवलपमेंट हो और क्या नई चीज़ इसमें आप ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है हमारा, वो भी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया, चलते हुए 23 साल करीब हो गए हैं। और इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं और बेसिकली हमारे पास सारी ही स्ट्रीम्स का है। और अच्छी बात एक ये है कि जो कम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस में कम होता है कि कोई हॉस्पिटल जो है वो NABH से एक्रेडिटेड हो। जी। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है हॉस्पिटल्स का, उसने हमें एक्रेडिटेट किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि एक प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज जो है, उसका अस्पताल जो है वो NABH एक्रेडिटेड हो। इसका मतलब कि एक पैमाना होता है जो उनका होता है, उस पर आप अगर खरे उतरेंगे तभी आपको वो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो अभी हाल में जून में हमें NABH का एक्रेडिटेशन मिला है। अच्छा, एक तो NABH एक्रेडिटेशन है हमारा हॉस्पिटल का। दूसरा हमारे पास ये है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो मेडिसिन है, सर्जरी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारे पास, गायनी है, पीडियाट्रिक्स है, ये सारी ब्रांचेस हमारे पास हैं। साथ में हमारे पास सुपर स्पेशलिटी भी है और जिसमें हमारे पास कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी है। और ऑर्थोपेडिक्स में हमारे पास नी रिप्लेसमेंट का, हिप रिप्लेसमेंट का है। आपने जैसा भी बताया कि आयुष्मान भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट की थी और उसमें हमारा जो है वो शुरू से हम लोगों ने लगा था, क्योंकि देखिए हमारा अस्पताल जो है वहाँ गरीब तबका ज़्यादातर आता है, पुअर स्टेटस सोसाइटी का ज़्यादा आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग भी मदद करें, हमारे अस्पताल में भी कम से कम चार्जेस लिए जाते हैं। मगर ये आयुष्मान भारत की स्कीम आने के बाद में हमारे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरे ख्याल से यूपी में और लखनऊ में सबसे पहला अस्पताल हमारा था कि जहाँ पे बाईपास सर्जरी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हुई थी। और अब तक करीब लगभग 3000 मरीज़ हमारे यहाँ, चाहे उसमें बाईपास सर्जरी हो, करीब 250 से ज़्यादा लोगों की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी न जाने कितने लोगों की हो चुकी है, हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, ऑपरेशंस पता नहीं कितने हो चुके हैं। तो ये सब हम लोग जो है इसको, इस स्कीम को प्रमोट करते हैं। हमारे पास इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ पे कार्ड भी बन जाता है और उससे हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसको फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है ताकि उसमें मदद कर सके। तो इसमें जो लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोग हैं, उनको बहुत बेहद मुफीद हो रहा है। और ये स्कीम से उनको 5 लाख रुपए तक का पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि जिसको जिन लोगों को फ़र्ज़ किए कि बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, जिस पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है, एरा में पैसा भी कम खर्च होता है, जल्दी भी हो जाता है और आयुष्मान भारत की स्कीम भी उसको भी मुफीद करती है। जी सर, मुबारकबाद बहुत फिर से एक बार। एक सवाल जो ख़ास हमारे जहन में आया, आपने एक्रेडिटेड की बात की है, नैक के बारे में, क्या आपकी यूनिवर्सिटी अभी इसको अप्लाई कर रही है और क्या आप चाहते हैं कि इसको भी आपको एक्रेडिटेशन मिले? बहुत अच्छी बात बताई। नैक का एक्रेडिटेशन जो है वो ये होता है कि नई यूनिवर्सिटीज़ जब होती हैं तो 5 साल जब पूरे, क्योंकि 5 साल का उसमें ब्यौरा देना पड़ता है। अब हमने करीब 5 साल पूरे किए हैं तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि जब हमारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकलने लगते हैं तो पहला बैच अभी हमारा ग्रेजुएशन का निकला है, जो कॉन्वोकेशन भी हुआ था। तो हम कोशिश कर रहे हैं नैक के लिए करने के लिए। उसके लिए पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी डिफरेंट कमिटीज़ बन गई हैं और हम लोग आजकल उसके डिफरेंट क्राइटेरिया की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग नैक में जाने वाले हैं इंशाल्लाह। हाँ, और उसके लिए हम कोशिश मैंने कि पूरी तरह से कोशिश है कि उसको जल्द से जल्द हम नैक के एक्रेडिटेशन में जाएं और उसको भी हम मुकम्मल करें। और ये NABH मिलने के बाद में, और कुछ हमारी लेबोरेटरीज जैसे माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी है वो NABL एक्रेडिटेड ऑलरेडी है। साथ में एक बात और बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक निर्णय लिया कि जो उत्तर प्रदेश में करीब लगभग 600 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं और करीब 400 से ज़्यादा पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनका भी मापदंड देखा जाए कि उनका स्टेटस क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक एक्रेडिटेशन उनका भी करवाया और ये देखा कि नर्सिंग कॉलेजेस और पैरामेडिकल कॉलेजेस का स्टेटस क्या है। उनको 5 कैटेगरी में रखा गया, A, B, C, D और E में। गवर्नमेंट का ये था कि A जो है उसको वो प्रमोट करेंगे, B, C को कहा जाएगा कि वो बेहतर करें, D को वार्निंग इशू की जाएगी और E स्टेट के जो कॉलेजेस होंगे उनको बंद करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। लगभग 35 नर्सिंग कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में A ग्रेड में आए और उसमें हमारा एरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है वो भी A ग्रेड था।
इसी तरह से 15 कॉलेजेस पैरामेडिकल के कॉलेजेस जो थे वो ए ग्रेड में आए। उसमें से हमारा भी पैरामेडिकल कॉलेज जो है वो भी आया, और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें जिनको ए ग्रेड मिला था उनको सम्मानित किया था। तो हमारे नर्सिंग की डीन और पैरामेडिकल के डीन जो थे वहाँ गए थे और उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है। तो हमारी कोशिश हर एक चीज़ में है। जैसे आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज हमारा करीब अभी 25 साल भी नहीं हुए हैं, और उसको एक अच्छा परसेप्शन गवर्नमेंट में भी और पब्लिक में भी है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो एक अच्छा काम कर रहा है, एक ईमानदारी से सच्चाई से काम कर रहा है। और चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो रिसर्च का क्षेत्र हो, चाहे इनोवेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, हर चीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल करने के लिए। उसी तरह से अस्पताल में भी हमारा कोशिश है कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मरीजों को प्रोवाइड करें। सर ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी बात इराक की आती तो लोगों के जहन में मेडिकल कॉलेज का जाहिर सी बात, अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के करीब तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के और डिफरेंट कोर्सेज हैं। क्या आप उस तरफ अभी जो यूनिवर्सिटी के जो ख्वाब है उसके साथ साथ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखिए मेडिकल कॉलेज हमारा पहले ही से एक उसका स्टेचर था, एक स्टेटस था हिंदुस्तान में, क्या बैरूनी मुल्कों में भी उसका नाम था। इसी तरह से मैंने बताया कि अभी नर्सिंग कॉलेज इंडिपेंडेंटली एसेस किया गया, पैरामेडिकल कॉलेज एसेस किया गया, उसमें भी इरा का एक अच्छा मुकाम आया। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जैसे फार्मेसी कॉलेज है, हमारा साइंस की फैकल्टी है, हमारे लिबरल एजुकेशन का है, वो भी एक स्टेटस पे आए ताकि न सिर्फ के उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मालूम हो और लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और उसमें एडमिशन्स लें और यहाँ से पढ़ के निकले, जिससे कि उनको भी फ़ायदा होगा और हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा। हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे यहाँ पे आएँ, ताकि वो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली तो हमारा मार्केट में जो प्रोडक्ट जाता है वो स्टूडेंट्स ही हमारे होते हैं। तो अच्छी तालीम पाएंगे, अच्छे ट्रेन होंगे, तो हमारा भी नाम रोशन होगा उससे। जी सर, मेरा सवाल जो था वो ये कि क्या कुछ स्पेशल कोर्सेज मसलन जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ है, बीटेक बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट कॉलेजेस के साथ जुड़ने या कंप्यूटर साइंस इस तरह के सब्जेक्ट? देखिए कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं जी, मगर ये कि अभी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा हमारा था, तो अभी हम उसी पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब से मेडिकल कॉलेज खोला है हम लोग बेबी स्टेप लेते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हमारा अभी इस वक्त ध्यान ज़्यादा ये है कि हमारा फार्मेसी और जो साइंस का है और ह्यूमैनिटीज़ के जो शोबे हम लोगों ने नए खोले हैं उनको इसके तहत हम बताएं आपको कि इंग्लिश में अभी एमए स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें पीएचडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रेंच में हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। फिर हमारी वाहिद एक यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस है जी, और वो हम लोग ये है कि उसमें एक वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, और वो मैंडेटरी है हमारा, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो नर्सिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो फार्मेसी का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो पैरामेडिकल का स्टूडेंट हो, हर एक के लिए 32 क्रेडिट का हैप्पीनेस का कोर्स करना मैंडेटरी है सबके लिए। इसी तरह से लैंग्वेजेस का हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि अंग्रेज़ी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अंग्रेज़ी के टीचर्स हमारे पास थे और उसकी ज़रूरत पड़ती है, फार्मेसी में ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो अब इंग्लिश में हम एमए और पीएचडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंच में भी हम लैंग्वेज में कोर्स ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच हमने खोल दिया है और उसमें टीचर्स अपॉइंट कर लिए हैं, जिसमें फ्रेंच एज अ लैंग्वेज ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को एज अ इलेक्टिव। जी सर, ये हैप्पीनेस के बारे में बात है, इसके बारे में बहुत सारे प्रोग्राम आपके मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसके सेमिनार और उस तरह सिम्पोजियम होते रहते हैं। इससे ख़ास तौर से ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए ख़ास तौर से बच्चों का डिप्रेशन वाला, क्योंकि मेडिकल में मोस्टली बच्चों को इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे डील कर रहे हैं आप? देखिए आजकल बेसिकली ये है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ और हम लोगों का एक आइसोलेशन में सब लोग जी रहे हैं जी। इसके अंतर्गत ये है कि बहुत ज़्यादा दिमागी और परेशानियाँ ये सब बहुत बढ़ गई हैं। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि हंसने का मतलब, इसका मतलब हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं, खुशी का डिपार्टमेंट ज़रूर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हंसें और मजाक करें। बेसिकली हैप्पीनेस का मतलब ये है कि आप दो चीज़ों के लिए हम तैयार करने का बच्चों को कोशिश करते हैं कि एक, आप फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें जी। भाई इंसान ज़िंदगी में हमेशा कामयाब नहीं होता है, फेल भी होता है, परेशानियाँ भी आती हैं, तो परेशानियों को कैसे ओवरकम करें और फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करें। सबसे ज़्यादा तरजीह हमारी इस पर रहती है कि जो हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं और वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तो उनको कैसे हम उठाएं जी, उनको कैसे हम नॉर्मल लेवल पे लाएं, और वो जो भी ज़रा सा भी परेशानी में है, हम हर बच्चे को एक, हमारे पास बायोवेल लैब है,
उसमें हर आदमी बच्चे को हम लोग एसेस करवाते हैं कि उनका दिमागी जो स्टेटस है वो क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, और उसको फिर बताते हैं हमारे जो काउंसलर्स हैं कि वो स्ट्रेस से कैसे कोप अप करें। वो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। बच्चों को हम लोगों ने बाकायदा टाइम स्लॉट दे रखे हैं कि हर बच्चा दिन में हमारे काउंसलर के पास में किसी वक्त भी आ सकता है मिलने के लिए, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो नर्सिंग का स्टूडेंट हो। और हैप्पीनेस का कोर्स जो हम लोग करते हैं वो हमारा 30 घंटे का यानी 2 क्रेडिट का कोर्स है। उसमें बेसिकली उनको यही बताते हैं कि कैसे आप स्ट्रेस से कोप अप करें, कैसे आप अच्छा चीज़ हो तो उसके भी दिमाग आपका ना ख़राब हो जाए, और बुरी चीज़ आए तो आप डिप्रेशन में न चले जाएं। तो दोनों को कैसे आप कोप अप करें ये बताते हैं। और प्लस देखिए मेडिकल फील्ड में ये रहता है कि मेडिकल में आप जाइए तो अस्पताल में काम करना पड़ता है। अस्पताल में जब काम करते हैं तो वहाँ मरीज़ आता है, उसका अटेंडेंट आता है, वो जाहिर सी बात है पीड़ा में रहता है, तकलीफ़ में रहता है, परेशानी में रहता है, तो एक डिप्रेसिव माहौल होता है। उस डिप्रेसिव माहौल में आप अपने को डिटैच करके नॉर्मल कैसे रहें, क्योंकि हमारे कोर्सेज ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मासिस्ट है, तो इन सब बच्चों को हम सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं ये चीज़ कि कैसे आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने को डिटैच करके आप अपनी सिंपैथी और एम्पैथी को कायम रखते हुए अपने को खुश रख सकें। ये एक सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है जो बच्चों को हम बताने की कोशिश करते हैं। और हमारी टीम जो है जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो पूरा डिपार्टमेंट हमारा हैप्पीनेस का है, उसमें 5-6 लोग हैं जो कंटिन्यूस इस पे करते हैं, और न सिर्फ के पढ़ा रहे हैं बल्कि वो काउंसलिंग भी करते रहते हैं बच्चों की। चलिए सर, लास्ट मतलब ये सवाल बट नॉट लीस्ट, जो सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है उसमें सर फहरिस्त आपकी कार्डियोलॉजी है, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आपके एक मैसेज भी हो ताकि लोगों को आपकी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपने किया उसको इस्टेब्लिश किया है, और आज भी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूपी में तो ये कहा जा सकता है कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स और उसकी सबसे बेहतरीन उसकी केयर। देखो ये अल्लाह का फजल है कि हमारे पास जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है बड़ा अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जो हमारा जैसे कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट है जहाँ बाईपास सर्जरी होता है, वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, और बहुत सारे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जो हार्ट के लिए ज़रूरत होती है, वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसमें लगभग 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट हमारा रहता है जी। इसी तरह से हमारा जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, और कुछ इंटरवेंशंस होते हैं जो दोनों में है, बड़ों में भी है और बच्चों का भी। हमारे पास पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी है जी, तो उसमें ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है कि लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी और गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सस्ते में हमारी ओपीडी का पर्चा फ्री में मिलता है, और साथ में ट्रीटमेंट भी बहुत ही नॉमिनल है, और प्लस आयुष्मान भारत की स्कीम भी है, तो इसलिए लोगों को आसानी के साथ में एक अप्रोचेबल हॉस्पिटल है, गरीब आदमी का अस्पताल है कि जिसमें उसको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़, बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, आसानी के साथ में एक फैसिलिटीज़ बेस्ट जो वर्ल्ड की हो सकती हैं वो मिल रही हैं, और उस पर वो मुफीद होगा। क्योंकि देखिए अब स्ट्रेस मैं बता रहा था कि इतना ज़्यादा है, उसमें कार्डिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, पहले ये लोग समझते थे कि कार्डिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी में रहता है जी, मगर अब ये देखा है कि गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो जाहिर सी बात पैसा ज़्यादा खर्च होता है, वहाँ ठीक है फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, हमारे पास उससे कॉम्पिटिटिव फैसिलिटीज़ हैं और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिनिमम पॉसिबल पैसों में मिल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंची है, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ते भी हैं, और न सिर्फ इसलिए कि बल्कि हमें और सर को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, ताकि कोशिशें आपकी दुआओं से हमें ज़रूर आगे एनर्जी मिलती रहे। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।